नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के ऐसे दौर में चलेंगे जो किसी एक्शन फिल्म की तरह लगता है। ये वो समय था जब भारत एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ पश्चिम के दरवाजे पर एक नई विदेशी ताकत अरब दस्तक दे रही थी और दूसरी तरफ देश के अंदर ही तीन सुपर पावर भारत का शहंशाह बनने के लिए एक दूसरे का खून बहा रही थी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी दो तरफा तूफान की कहानी बताते हैं। पहली कहानी है 8वीं सदी की शुरुआत में सिंध पर हुए अरब आक्रमण की और दूसरी लगभग उसी समय शुरू हुए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच सत्ता के उस महासंग्राम की जो सदियों तक चला। तो आज की इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि जब ये दो तूफान एक साथ आए तो भारत ने खुद को कैसे संभाला और कैसे बदला। ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि इस उथल-पुथल के बीच कला, संस्कृति और ज्ञान की कौन सी नई धाराएं बह रही थीं। तो चलिए इस दिलचस्प दौर की पड़ताल शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम से। उसे इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने एक बड़ी सेना के साथ सिंध जीतने के लिए भेजा था। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? सिंध में ऐसा क्या था कि अरब वहां हमला करने के लिए इतने बेचैन थे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये दौलत, धर्म और बदले का एक मिला-जुला कॉकटेल था। सबसे बड़ा आकर्षण था सिंध की बेहिसाब दौलत और उसके जो अमीर बंदरगाह थे। अरब उन पर कब्जा करके अपने व्यापार को और मजबूत करना चाहते थे। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा, इस्लाम का विस्तार भी एक घोषित लक्ष्य था। लेकिन आग में घी का काम किया एक तात्कालिक घटना ने। वो क्या थी? अरब के कुछ जहाजों को समुद्री डाकुओं ने सिंध के पास लूट लिया था। तो अल हज्जाज ने सिंध के शासक राजा दाहिर से इसका हर्जाना मांगा। जी। दाहिर ने ये कहकर मना कर दिया कि डाकू उनके नियंत्रण में नहीं है। बस ये जवाब अल हज्जाज के लिए सिंध पर हमला करने का एक बड़ा बहाना बन गया। और उस समय सिंध पर ब्राह्मण चाच राजवंश के राजा दाहिर का शासन था। तो कासिम ने हमला किया और फिर जो हुआ वो तो बहुत तेजी से हुआ है ना? हाँ, बहुत तेजी से। कासिम की सेना ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत सिंध पर कब्जा किया। उन्होंने सबसे पहले देबल के बंदरगाह को जीता। एक मिनट, देबल तो एक बंदरगाह था? क्या इसका मतलब ये है कि ये हमला जमीन से ज्यादा समंदर के रास्ते से प्रभावित था? ये बहुत अच्छा सवाल है। सेना तो जमीन के रास्ते ही आई थी, लेकिन देबल पर कब्जा करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। ऐसा करने से उनकी सप्लाई लाइन सुरक्षित हो गई और सिंध की समुद्री ताकत की कमर टूट गई। ये एक बहुत ही स्मार्ट सैन्य चाल थी। देबल के बाद नेरून, सहवान और रावर जैसे शहर एक एक करके उनके कब्जे में आते गए। और राजा दाहिर का क्या हुआ? राजा दाहिर रावर की लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। उनकी मौत के बाद सिंध का प्रतिरोध लगभग टूट गया और आखिर में कासिम ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। मुल्तान, जिसे सोने का शहर कहते थे? बिल्कुल, उसकी दौलत की वजह से। ये तो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। मतलब सिंध की इतनी बड़ी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। राजा दाहिर की सेना कर क्या रही थी? क्या वो वाकई इतनी कमजोर थी या कासिम के पास कोई सीक्रेट हथियार था? देखिए, सिंध की अपनी कुछ अंदरूनी कमजोरियां थीं जिनका कासिम ने बखूबी फायदा उठाया। उस दौर के लेखों से पता चलता है कि सिंध राजनीतिक और सामाजिक रूप से बिखरा हुआ था। और राजा दाहिर? राजा दाहिर खुद एक शासक के तौर पर बहुत मजबूत साबित नहीं हुए। वो आने वाले खतरे का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। दूसरी तरफ कासिम एक बहुत ही काबिल सेनापति था और उसकी सेना के साथ एक और चीज थी, मजहबी जुनून। वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे और इस जोश ने उन्हें बहुत खतरनाक बना दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इस आक्रमण का भारत पर असर क्या हुआ? हमारे स्रोत बताते हैं कि राजनीतिक तौर पे शायद ज्यादा नहीं, क्योंकि अरब सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, राजनीतिक तौर पर इसका असर सीमित रहा, लेकिन इसका जो असली और दूरगामी असर हुआ वो लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि दिमाग और किताबों की दुनिया में हुआ। ये एक दो तरफा सांस्कृतिक लेन देन था। ये बहुत दिलचस्प है। तो भारतीय ज्ञान का अरब जगत पर क्या असर पड़ा? इसका असर इतना गहरा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोचना कमाल का है कि सिंध की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि विचारों के जगत में भी लड़ी गई और इस वैचारिक लड़ाई में भारत एक तरह से जीत गया। यहाँ से जो ज्ञान बगदाद पहुंचा,
चाहे वो ब्रह्म सिद्धांत जैसा खगोल विज्ञान का ग्रंथ हो या शून्य और दशमलव का सिद्धांत, उसने अरब के स्वर्ण युग को सींचा और वहां से होते हुए यूरोप के पुनर्जागरण की नींव रखी। वाह! तो एक छोटी सी राजनीतिक हार एक बहुत बड़ी बौद्धिक जीत का जरिया बनी। तो जहां एक तरफ भारत की पश्चिमी सीमा पर अरबों के साथ एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, वहीं भारत के दिल में यानी गंगा के मैदानों में एक पुरानी और ज्यादा उलझी हुई जंग चल रही थी। यह किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अपनों के बीच की लड़ाई थी। बिल्कुल। उत्तर भारत की सबसे उपजाऊ और प्रतिष्ठित जमीन पर कब्जे के लिए 3 महाशक्तियां आपस में टकरा रही थीं। पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्कन से आकर चुनौती देते राष्ट्रकूट। और इस पूरे संघर्ष का केंद्र था एक शहर, कन्नौज। लेकिन कन्नौज में ऐसा क्या खास था? दिल्ली तो उस समय तस्वीर में भी नहीं थी। कन्नौज उस दौर का दिल्ली या मुंबई क्यों बना हुआ था जिसके लिए 3 महाशक्तियां सदियों तक लड़ती रहीं? क्योंकि कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक प्रतीक था। सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही यह उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र माना जाता था। जिसने कन्नौज जीत लिया उसे पूरे उत्तर भारत का सम्राट मान लिया जाता था। मतलब प्रेस्टीज पॉइंट। बिल्कुल। और इसके अलावा ये गंगा के बेहद उपजाऊ मैदान के बीच में था, जिससे व्यापार और खेती पर पूरा नियंत्रण मिलता था। इसलिए कन्नौज पर कब्जा करना शक्ति और समृद्धि दोनों की गारंटी थी। तो चलिए इन तीनों खिलाड़ियों से एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश की, जो बंगाल और बिहार से राज कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। हाँ, धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों ने पाल साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में भारत आए एक अरब व्यापारी सुलेमान ने लिखा है कि पालों की सेना इतनी विशाल थी कि उसमें 50,000 हाथी शामिल थे। वो लिखता है कि पाल राजा अपने पड़ोसियों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से लगातार युद्ध करते रहते थे। और वो सिर्फ साम्राज्य नहीं बना रहे थे बल्कि ज्ञान के केंद्र भी बना रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने फिर से जिंदा किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तो स्थापना ही उन्होंने की। बिल्कुल। वो समझते थे कि असली ताकत ज्ञान से आती है। ये विश्वविद्यालय उस समय के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड थे, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। यही नहीं, उनके तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र राजवंश के साथ भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। वे सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे बौद्ध धर्म के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर भी बढ़ा रहे थे। और उनकी कला, उसमें भी कुछ खास था। उनकी कला में भी बौद्ध धर्म की गहरी छाप दिखती है। बांग्लादेश के पहाड़पुर का विशाल बौद्ध स्तूप उनकी वास्तुकला का शानदार नमूना है। और उन्होंने एक नई कला को जन्म दिया, ताड़ के पत्तों पर छोटी छोटी पेंटिंग बनाने की कला, जिसे हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। इन पेंटिंग्स में बौद्ध देवी देवताओं और जातक कथाओं को दिखाया जाता था। तो ये थे पाल। अब आते हैं इस संघर्ष की दूसरी बड़ी ताकत, गुज्जर प्रतिहारों पर। इनके सबसे महान राजा थे मिहिर भोज। प्रतिहार इस त्रिपक्षीय संघर्ष के सबसे मजबूत दावेदार में से एक थे। यहाँ अरब यात्रियों के लेखों से एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। वो लिखते हैं कि प्रतिहारों की सबसे बड़ी ताकत उनकी घुड़सवार सेना थी। अच्छा। और वे इसके लिए बेहतरीन घोड़े मध्य एशिया और अरब से आयात करते थे। तो वो उस जमाने के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान खरीद रहे थे। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। उस दौर में युद्ध का मतलब था घुड़सवार सेना की ताकत। भारतीय नस्ल के घोड़े उतने दमदार नहीं माने जाते थे जितने मध्य एशिया के। तो अरब और मध्य एशिया से बेहतरीन घोड़े आयात करना सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, ये उस समय की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में निवेश करने जैसा था। ये दिखाता है कि प्रतिहार सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे एक आधुनिक सेना बना रहे थे। और उन्होंने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार भी किया। महेंद्रपाल प्रथम, जो मिहिर भोज के बेटे थे, उन्होंने तो मगध और उत्तरी बंगाल तक कब्जा कर लिया था। मतलब सीधे सीधे पालों के घर में घुसकर उन्हें चुनौती दी। हाँ, और युद्ध के साथ साथ वे साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। महान विद्वान राजशेखर महेंद्रपाल के ही दरबार में थे। इससे पता चलता है कि उस दौर में युद्ध के तनाव के बीच भी कला और संस्कृति को कितना महत्व दिया जा रहा था। प्रतिहारों ने एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी की जिसने कई सदियों तक उत्तर पश्चिम से होने वाले हमलों को रोके रखा। और अब इस कहानी की तीसरी और आखिरी कड़ी, राष्ट्रकूट। ये दक्कन से थे, इनकी राजधानी मान्यखेत थी। ये इस उत्तर भारत की लड़ाई में क्या कर रहे थे? राष्ट्रकूट इस कहानी के वाइल्ड कार्ड थे। वे दक्षिण की शक्ति थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पूरे भारत पर राज करने की थी।
गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष जैसे उनके शासक इतने शक्तिशाली थे कि वे जब चाहते थे उत्तर भारत में आकर प्रतिहारों को हराकर वापस चले जाते थे। कृष्ण तृतीय ने तो दक्षिण में चोलों तक को हराया था। वे सही मायनों में एक पैन इंडिया पावर थे। लेकिन जब हम राष्ट्रकूटों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें लड़ाइयों को एक पल के लिए भूल जाना चाहिए और एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में सोचना चाहिए। ये दिमाग को चकरा देता है। आज हम मशीनों से भी ऐसा कुछ बनाने की सोच नहीं सकते। बिल्कुल, कैलाश मंदिर भारतीय वास्तुकला का शिखर है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बिना किसी जोड़ के इतना भव्य और विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा। ये इंजीनियरिंग नहीं, ये तो भक्ति और पागलपन का संगम है। और सिर्फ कैलाश मंदिर ही नहीं, एलिफेंटा की गुफाओं की विशाल महेश मूर्ति भी उनकी मूर्तिकला का एक बेजोड़ नमूना है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ जमीन के भूखे योद्धा नहीं थे। क्या वे साहित्य के भी संरक्षक थे? वे कला के साथ साथ साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे, खासकर कन्नड़ भाषा के। राजा अमोघ वर्ष तो खुद एक बहुत बड़े विद्वान और लेखक थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की, जो काव्यशास्त्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धार्मिक रूप से वे ब्राह्मणवाद को मानते थे, बड़े बड़े वैदिक यज्ञ करते थे। तो वे योद्धा, कला प्रेमी और विद्वान तीनों का मिश्रण थे। तो कुल मिलाकर ये दौर बाहरी आक्रमण और अंदरूनी सत्ता के संघर्ष दोनों से भरा हुआ था। सिंध पर अरबों का कब्जा हुआ और उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सदियों तक एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस उथल-पुथल के बीच भी कला, वास्तुकला, साहित्य और ज्ञान का अद्भुत विकास हो रहा था। हर राजवंश अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बना रहा था। शायद ये लड़ाई ही उन्हें एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। चाहे वो पालों के विश्वविद्यालय हों, प्रतिहारों का साहित्य प्रेम हो या राष्ट्रकूटों के अविश्वसनीय मंदिर। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, बल्कि 3 अलग-अलग सभ्यताएं थीं जो एक दूसरे से टकरा भी रही थीं और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही थीं। इन संघर्षों और सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मिलकर आने वाली सदियों के भारत की नींव रखी। यह एक बेहतरीन निष्कर्ष है। अब इस चर्चा के अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमारे स्रोत बार बार सुलेमान और अल-मसूदी जैसे अरब यात्रियों के लेखों का जिक्र करते हैं, जो हमें इन राज्यों के बारे में जानकारी देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमें पाल या प्रतिहारों के अपने इतिहासकारों द्वारा लिखे गए विस्तृत विवरण मिलते तो उनकी कहानी इन बाहरी नज़रों से कितनी अलग होती। क्या हम उन्हें सिर्फ योद्धा के रूप में देखते या उनके समाज और संस्कृति की कोई और ही तस्वीर हमारे सामने आती।